नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया और जो विपक्ष था, जो इंडिया था, उसने जो सवाल खड़े किए थे उसमें बहुत सारे सवालों के तो जवाब मिले होंगे, पर 2.25 घंटे के जो भाषण थे प्रधानमंत्री के, उसके बावजूद अब भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। हालांकि संख्या बल की नज़र से देखा जाए तो इसे गिरना ही था, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में सरकार के प्रति अविश्वास जाहिर करने के लिए विपक्ष ने ये कवायद की। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए धन्यवाद देते हुए इसे खुद के लिए एक उन्होंने मौका बताया और उन्होंने जो बात कही, विपक्ष को गरीब की भूख की नहीं, सत्ता की भूख की परवाह है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में अविश्वास प्रस्ताव पे विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कई पूर्व सरकारों को लेकर कांग्रेस पे निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया और इसको लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है। भले ही प्रधानमंत्री परिवारवाद के नाम पर गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हों, लेकिन क्या आज भाजपा और दूसरी पार्टियां इस दंश से बाहर हैं? अगर परिवारवाद को लेकर नजर दौड़ाएं तो आज भाजपा कांग्रेस से किसी मायने में कम नजर नहीं आती। कई प्रमुख नेताओं के बेटे सीधे पैराशूट लैंड करते हुए लोकसभा और विधानसभा में पहुंच चुके हैं। इनमें चाहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र हों अभिषेक सिंह, या फिर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हो, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, जैसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं जिन्हें आसानी से राजनीति में जगह मिल गई और वे कई सीनियर कार्यकर्ताओं से पहले तरजीह पाते हुए उन पदों तक पहुंच गए जहां सामान्य कार्यकर्ताओं को पहुंचने में बड़ा वक्त लगता है। वाकई में लोकतंत्र में परिवारवाद की जगह नहीं होनी चाहिए। इसे एक बुराई के तौर पे देखा जाता रहा है, पर बावजूद इसके बहुत सारे लोग, अगर वो इस एक परिवार में पैदा हुए हैं और उनमें प्रतिभा है और वो नेतृत्व क्षमता है, तो वो आगे आ सकते हैं। इसमें भी कोई रोक नहीं है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। तो बहुत बार ये होता है कि अगर उसमें ये प्रतिभा है और जनता उसको चुनती है तो वो बन सकता है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, खुद इसको लेकर कई बार कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया, लेकिन वे अपनी पार्टी में पनप रही इस बुराई को नज़रअंदाज करते रहे। अक्सर चुनाव के वक्त आम कार्यकर्ता या समर्पित कार्यकर्ता के ऊपर किसी नेता पुत्र या उसके परिवार के अन्य सदस्य को थोपने में भाजपा भी पीछे नहीं रही है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इस पर इतना लंबा ज्ञान जो देश के प्रधानमंत्री ने दिया, उसका कोई खास मतलब नहीं निकलता। मणिपुर फिर शांति और समृद्धि के रास्ते पे आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया। इस लंबे भाषण के आखिर 20 मिनट में संक्षेप में मणिपुर का जिक्र किया। इससे पहले उन्होंने मेघालय में इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त की घटना का विस्तार से बयान किया, जबकि विपक्ष ने उन पर मणिपुर में बोलने के लिए काफी कुछ दिया था, जिस पर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मणिपुर की हालत का बयान किया। उससे तो इस पर बोलना ज़्यादा जरूरी था, चूंकि पूरे देश में इस समय मणिपुर का मुद्दा छाया हुआ है और मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं और जो कुछ सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हुई है वो बहुत डरावनी रही है। और 2 समुदाय जिस तरह से वहाँ लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि 2 देश लड़ रहे हैं। ऐसे समय लोगों को लग रहा था कि जो प्रधानमंत्री इतने लंबे समय से चुप्पी साधे हुए हैं, क्या वो प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे, पर उन्होंने इस पर
बोलना उतना जरूरी नहीं समझा। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 एग्जाम्पल देकर कांग्रेस की मणिपुर की नीतियों का पर्दाफाश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे कई राज्यों का नाम लेकर गिनाया कि पिछले कई सालों में इन राज्यों के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री आम सभा में भाषण देने के अंदाज में अपने साथी सांसदों से नारेबाजी कराते नजर आए, कहते नो कांग्रेस। मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन से, और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? तो जानिए भारत के लोगों में कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव क्यों है। मणिपुर वर्सेस कांग्रेस, नो कॉन्फिडेंस। भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। इस तरह का एक नजारा लोकसभा में देखने को मिला। हालांकि जिन राज्यों का नाम प्रधानमंत्री ले रहे थे कि तमिलनाडु में 60 साल से ज्यादा वक्त से कांग्रेस नहीं आई, बंगाल में इतने वर्षों से, तो सवाल ये भी उठता है कि भाजपा भी तो इतने सालों में इन राज्यों में ठीक से खड़े नहीं हो पाई। अगर हम सिर्फ दूसरों की कमी या बुराई खोजते रहेंगे तो आपकी बातों का वजन कम होने लगता है। आप सिर्फ आकर्षक शैली में भाषण देके अपने संख्या बल के दम पर विपक्षी कमियां तो गिना सककर देश में कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। 2.25 घंटे से लंबा भाषण प्रधानमंत्री ने दिया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब भी खड़े हैं। इन सब के बीच जो जरूरी बातें हैं वे कहीं छूटती दिखती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष की कमजोरी का जिक्र किया। उन्होंने पहले जब कभी अविश्वास प्रस्ताव आते थे तब कोई ना कोई बड़ा नेता उसे लीड करता था, जिसकी कमी इस बार दिखी। दूसरी बार सदन में कांग्रेस की सबसे दिग्गज नेता सोनिया गांधी भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। विपक्ष की ओर से अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें कि अभी लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है, राहुल गांधी और गौरव गोगोई ने ही बोल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को भगवान का आशीर्वाद बताया, यानी मोदी ने विपक्ष की मजबूरी को खुद के लिए एक अवसर के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इससे पहले 2018 में भी विपक्ष ने मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया था, लेकिन उसमें विपक्ष के जितने वोट थे वे भी उसे नहीं मिल सके थे। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खुद के लिए शुभ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से पूछा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी, आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी। मैंने 2018 में कहा था कि 2023 में तैयारी करके आना, लेकिन आप आज भी तैयारी करके नहीं आए। गौरव गोगोई के सवालों का नहीं मिला जवाब। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद 3 महीने बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर राहुल गांधी गए, विपक्ष गया
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? मणिपुर में बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 80 दिन क्यों लगाया? मणिपुर के सीएम को क्यों नहीं हटाया गया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। चूंकि अब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया है और अब इस पर बहस जारी है और सब लोग इस पे तरह तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है, जो मोदी जी के भक्त है या भाजपा के फॉलोअर है, उनको लगता है कि मोदी जी ने धो डाला ये, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने ही पाले में बाल डाल दी। मजेदार बात यह है कि इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब जो भी बोलने खड़ा हुआ, उन्होंने राहुल गांधी पे बहुत अटैक किए और कांग्रेस पे अटैक किए, जबकि ये पूरा इंडिया यानी जो 26 दलों का विपक्ष है उसने मिलकर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इसका मतलब ये है कि भाजपा भी जानती है कि आज भी चाहे वो कांग्रेस मुक्त भारत करने की कितनी ही बात करे, आज भी कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अब इंडिया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा भी और उनको लेकर बहुत सारी बात की, और मणिपुर को लेकर जिस तरह की बातचीत राहुल गांधी ने की थी उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की, तो अब सवाल ये है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया, वो गिर गया। मणिपुर अभी भी अशांत है, मणिपुर से रोज नई नई खबरें आ रही हैं और जिस तरह की टकराहट हो रही है वो क्या कहाँ जाएगी और कब रुकेगी। अभी ये सुन रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं जो हैं अलग अलग समुदाय के बीच घट रही है। हमारा देश विविधताओं का है, अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं। वो अगर आपस में लड़ने लगेंगे और कहीं कहीं आपस में टकराहट होगी तो उसकी प्रतिध्वनि जो है पूरे देश में सुनाई देती है। और हम देख रहे हैं कि यदि नूह में कोई घटना होती है तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं और दिखता है, कोई घटना कहीं और होती है तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं दिखता है। ठीक है कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, पर समय यह है कि क्या देश इस समय कहाँ पर खड़ा है और देश को किस तरह की रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, देश के नागरिकों को किस तरह का आश्वासन दिया जा सकता है। पूरा संसद इस बात पर सोचे। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, बातचीत जितनी होनी थी, जितनी ताकत से विपक्ष को हमला करना था, वो शायद नाकाम रहा है और मोदी जी इसे अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब 2024 के बाद 2029 में तैयारी करके आना। उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा हुआ है, पर मणिपुर के लोगों का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो नीचे गिरा हुआ है। तो हम सबको सोचना है कि हम एक देश के नागरिक के रूप में कि अपने लोगों का आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान और आत्मविश्वास जो है वो कितना ऊपर ले जाते हैं। नमस्कार।